In progress. अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक? आवाज क्लियर है मेरी आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। शुरू कर रहे हैं बेटा 5 मिनट के अंदर। Trying to check the mic. आई होप अब ठीक होगी।
ठीक है, चलो मैं शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदरी अच्छा ठीक है मुर्तज़ा। चलो लेट अस बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, क्वेश्चंस वगैरह जो हैं आप मुझे होस्ट पे मैसेज कीजिएगा, को होस्ट पे मैसेज मत कीजिएगा, उसको बाद में देखना पड़ता है मुझे। होस्ट पे मैसेज आएगा तो मैं फौरन ही आपके क्वेश्चंस वगैरह इंशाल्लाह देख लूंगा। और टेक्निक हमारी वैसी ही रहेगी जैसे हमेशा थी कि हम जो है पहले थोड़ी चीज़ें समझाएंगे आपको और फिर छोटे छोटे इंटरवल्स के ऊपर आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपको बताते रहेंगे। अच्छा भाई, आज की जो थीम है वो है थर्मल फिजिक्स, ठीक है। और थर्मल फिजिक्स की थीम के अंदर हमारे पास जो यहाँ पे सिलसिला आता है वो आता है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोमीटर्स। हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है ऑन द आइडिया ऑफ योर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट, थोड़ा बहुत। ज्यादातर एग्जाम में थर्मोमीटर में बात, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा फोकस जो है वो थर्मोमीटर और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे ज्यादा रहे। तो मैं शुरुआत जो है वो थोड़ी जो है जनरल उससे करता हूँ कि अगर आप काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आपको जिसके बारे में पता होना चाहिए, जो एक्सपेरिमेंटली पूछा जा सकता है, दैट इज इवेपोरेशन। से इवेपोरेशन क्या है उसके बारे में बात करें। देखो, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द आइडिया ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन इज बेसिकली द एस्केपिंग ऑफ मोर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। अगर आपके पास कोई कंटेनर था, उसमें कोई लिक्विड मौजूद था, तो मोर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स अब लिक्विड के सरफेस से इन्वायरमेंट के अंदर स्केप करते हैं। इस फिनोमेना को आप इवेपोरेशन का नाम दें, स्केपिंग ऑफ मोर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब सिलसिला ये है कि इवेपोरेशन के प्रोसेस को आप एक्सटर्नल कंडीशंस चेंज करके इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। आप इवेपोरेशन के रेट को स्लो डाउन भी कर सकते हो, इवेपोरेशन के रेट को स्पीड अप भी कर सकते हो, बट वी नीड टू नो कि हाउ डू वी एक्चुअली डू दैट, क्योंकि यही वो फैक्टर्स हैं जो एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आपके पास आ सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ 6 फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन के रेट के ऊपर अफेक्ट। अगर मैं उन 6 फैक्टर्स की बात करूं तो इन 6 फैक्टर्स में हमारे पास सबसे पहला फैक्टर सरफेस एरिया है। और अगर आपको याद होगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है इट्स एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, कि आपके पास जितना ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन आपको मिलेगा। क्योंकि जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो मोर मॉलिक्यूल्स आर एबल टू स्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड इनटू द एनवायरनमेंट। ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास चांस होता है एनवायरनमेंट में जाने। जब ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास चांस होगा एनवायरनमेंट में जाने का, तो लाजमी सी बात है इवेपोरेशन का जो रेट है, जो उसकी स्पीड है, वो इंक्रीज होती हुई मिलेगी आप।
इसी तरह से टेम्परेचर का भी आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है कि भाई जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा। सही, बैकग्राउंड में आपको इसका रीजन पता होता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से मोर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है। There are more number of molecules that have a higher amount of energy. So it's more possible for molecules to escape into the surrounding and hence rate of evaporation increases. Evaporation का रेट बढ़ जाता है आपके पास। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन में यानी पेपर के अंदर ही वोंट आस्क यू अबाउट के ऐसा क्यों हो रहा है। He would ask you कि भाई if I want to change the experimental conditions, तो what can I do to like चेक कि भाई हाँ वाकई में सरफेस एरिया का इससे इफेक्ट पड़ता है या नहीं, वो ये चीजें पूछ सकते। तो भाई अगर वो सरफेस एरिया का इफेक्ट देखना चाह रहा है तो सरफेस एरिया का इफेक्ट देखने के लिए आप ये बोल सकते हो सर आप डिफरेंट कंटेनर्स के साइजेस जो हैं उसके पैन्स आप इस्तेमाल करें। डिफरेंट साइज्ड कंटेनर्स आप यूज करेंगे तो उससे रेट ऑफ इवेपोरेशन इफेक्ट होगा क्योंकि सब सरफेस एरिया चेंज कर रहे हैं। टेम्परेचर का जहां तक ताल्लुक है भाई आप हीट कर करके डिफरेंट टेम्परेचर्स वाले लिक्विड का रेट ऑफ इवेपोरेशन निकालें। विंड के फैक्टर्स भाई विद फैन और विदाउट फैन आप फैन का यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सरफेस एरिया के लिए आप यूज कर सकते हो फैन्स ऑफ डिफरेंट एरियाज। टेम्परेचर का मामला आप हीटिंग के थ्रू कर सकते हो। विंड को आप फैन की स्पीड के थ्रू एडजस्ट कर सकते हो कि डिफरेंट फैन स्पीड्स के ऊपर आपने रेट ऑफ इवेपोरेशन डिटरमिन कर लिया। अच्छा, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने का आपके पास तो ऐसा एक्सपेरिमेंट है नहीं क्योंकि ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करोगे, कमरे में पानी ज्यादा छिड़क दोगे, ह्यूमिडिफायर्स इस्तेमाल कर लोगे। लेकिन दैट्स एन ऑफ शूट, तो एग्जामिनर ह्यूमिडिटी पे क्वेश्चंस नहीं पूछा करता व्हेन ही इज वर्किंग विद ATP। उसके बाद आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। यस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स डू अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इसमें भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि एक्सपेरिमेंट डिफरेंट एलिवेशंस पे करना पड़ेगा ताकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो और आपके पास रेट ऑफ इवेपोरेशन में फर्क। वरना आप वैक्यूम चेंबर्स भी यूज कर सकते हैं जिसमें एयर प्रेशर को रिड्यूस करके आप कह लो कि इस रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज डिक्रीज करने का काम कर सकते। हाँ, नेचर ऑफ लिक्विड, दिस इज समथिंग दैट एग्जामिनर कैन गिव यू कि भाई यहाँ पे डिफरेंट लिक्विड्स वो आपको प्रोवाइड कर सकते। वाटर हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, टर्पेंटाइन हो गया, इस तरह के मटेरियल्स आपको दे देगा जिसके बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स अलग अलग होंगे और जिनकी वॉलेटिलिटी में डिफरेंस, जिनकी वॉलेटिलिटी में फर्क। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए ना आप वैक्यूम ट्यूब्स या वैक्यूम चेंबर को यूज कर सकते, जिससे आप एयर को सक आउट करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर कंटेनर के अंदर थोड़ा चेंज कर सकते हो। बट अगेन या तो आपको क्या करना पड़ेगा, सही, या तो आपको हाइट चेंज करनी पड़ेगी, सही, या तो आप हाइट इंक्रीज डिक्रीज करो, सही, या फिर आप ये है कि आप अपना वैक्यूम चेंबर का इस्तेमाल करो। एक मिनट देगा। अच्छा भाई, सॉरी। तो इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट्स के अंदर थोड़ी बहुत चीजें देखोगे, लेकिन मैं एक बात ये बताना चाहूंगा कि हाउ वुड वी एक्चुअली फाइंड आउट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। फैक्टर चेंज करना तो चलो हमने समझ लिया कि भाई फैक्टर चेंज करेंगे। रेट ऑफ इवेपोरेशन डिटरमिन कैसे होगा, कैलकुलेट कैसे होगा, उसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी, ये पता होना चाहिए। देखो, रेट ऑफ इवेपोरेशन की अगर आप बात करते हो तो रेट ऑफ इवेपोरेशन is basically the change in mass with respect to time.
सही कि आपके पास एक सर्टेन टाइम इंटरवल में जो कंटेनर में लिक्विड था वो कितना लूज हुआ, क्योंकि अगर लिक्विड लूज हो रहा है तो इसका मतलब इवेपोरेशन की वजह से हो रहा है। तो आपके पास जो एक्सपेरिमेंट होगा वो कुछ ऐसा हुआ होगा कि you'll have an electronic balance so you'll have an electronic balance जिसके ऊपर you'll place your container filled with liquid. So you'll have a container filled with liquid. और आपने ही करना होता है कि भाई आप रेट ऑफ इवेपोरेशन निकाल। तो तरीकेकार ये होता है कि बच्चे आप सबसे पहले टाइम नोट कर लो यूजिंग अ स्टॉप वॉच। कि भाई वी हैव अ स्टॉप वॉच ओवर हियर। मैंने एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले नोट कर लिया भाई यहाँ पे मास की वैल्यू कितनी आ रही, और एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद लाइक 5 मिनट्स के बाद मैंने दोबारा नोट किया कि अब मास कितना रहेगा। क्योंकि देखो इवेपोरेशन ना कोई बहुत फास्ट प्रोसेस नहीं, इवेपोरेशन स्लो प्रोसेस, तो इट्स बेटर दैट यू गिव इट सम टाइम। सही, इट्स बेटर दैट यू गिव इट सम टाइम, कि थोड़ी देर तक इस एक्सपेरिमेंट को होने दो ताकि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मास इवेपोरेट हो और आप कैलकुलेट कर सको कि हाँ यार इतना मास मेरा यहाँ पे एनवायरनमेंट में लूज हो। तो मशवरा मेरा आपको ये है कि गिव इट सम टाइम। आपने स्टॉपवॉच स्टार्ट की, मास नोट किया m1, आफ्टर टाइम डेल्टा टी आपने दोबारा मास नोट किया, लाज़मी बात है कम हो गया होगा इवेपोरेशन की वजह से, m2 इज गोना बी लेस। अब आप उसको सब्ट्रैक्ट कर लो। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि भाई हाउ मच मास हैज बीन लॉस्ट इन दैट स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। तो चेंज ऑफ मास आपके पास आ जाएगा डिफरेंस लेके, और टाइम टेकन आपको स्टॉपवॉच से मिल जाएगा। यहां से आप रेट ऑफ इवेपोरेशन को फिगर आउट कर सकते। तो मशवरा मेरा ये है कि यू यूज लॉन्गर टाइम इंटरवल। So the reason why you use longer time intervals is because you will give some time for the experiment to actually happen. Some of the mass will be lost to the surrounding. Change in mass will be significant. अगर टाइम नहीं दोगे तो चेंज इन मास सिग्निफिकेंट नहीं है। इस तरह से पूरा एक्सपेरिमेंट करो। और अब आप क्या करोगे भाई, एवरी टाइम यू चेंज अ पैरामीटर। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर चेंज किया, छोटा कंटेनर था, बड़ा कंटेनर यूज किया, और बड़ा कंटेनर यूज किया, और बड़ा कंटेनर यूज किया। मैं इस पूरे एक्सपेरिमेंट में जो चीजें चेंज नहीं करूंगा उनमें से एक होगा मेरे पास ये जो टाइम टेकन है। आई ट्राई टू नोट डाउन द मास लॉस्ट इन द सेम टाइम इंटरवल। उतनी ही देर में जितना मास लूज हुआ मैं उसे ही फिगर आउट करने की कोशिश करूँ। इससे मुझे बेनिफिट क्या होगा? इससे मुझे बेनिफिट ये होगा कि मेरा एक्सपेरिमेंट अनबायस्ड हो। तो कोशिश ये होती है कि आप सेम टाइम दो, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन में थोड़ा बहुत फर्क आता रहता है। नहीं भी करते तो भी इतना कोई मसला नहीं, क्योंकि आप फिर ज्यादा टाइम दोगे तो ज्यादा मास लूज हो गया होगा। ऑल इन ऑल रेट आपको सेम मिलेगा, लेकिन इट्स बेटर टू कीप पैरामीटर्स द सेम। अब जरा हम बढ़ते हैं थर्मोमीटर के ऊपर, जिसका मेजर चंक आपके थर्मल्स में। तो देखिए थर्मोमीटर क्या चीज है, इस बात को पहले जरा समझ लें। टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, आपके पास उसके टिप यानी उसका थर्मोमीटर बल्ब होता है, कंटेन्स मर्करी और अल्कोहल, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो आप। सही, यू कैन यूज मर्करी, यू कैन यूज अल्कोहल, बोथ ऑफ देम आर इक्वली सफिशिएंट फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। आप उसको किसी लिक्विड के अंदर प्लेस करो एंड लेट द एक्सपेरिमेंट हैपन। लेकिन थर्मोमीटर से जब आप रीडिंग्स लेते हो तो कुछ बातों का आपने ख्याल रखना। अब वो बातें कौन सी हैं जिसका आपने ध्यान रखना है, ये मैं यहाँ पे जरा आपको बताता हूँ।
देखो जब भी कभी थर्मोमीटर का एक्सपेरिमेंट आया तो रीडिंग लेने के लिए जिन बातों का आपने ध्यान रखना, जैसे पहली बात यह है, मेक श्योर दैट योर थर्मोमीटर इज अप्रोक्सीमेटली 1/3 सबमर्ज्ड इन योर लिक्विड। आपका थर्मोमीटर 1/3 लिक्विड में होना चाहिए। सही, इट शुड बी 1/3 सबमर्ज्ड इन द लिक्विड। इसके अलावा आपके पास दूसरा तरीका ये है, मेक श्योर दैट योर थर्मोमीटर बल्ब इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द बाउंड्रीज ऑफ द कंटेनर। मतलब यहां पे अगर छोटी सी बात बता दूं, ये बातें मैंने यहां लिखी हुई है, हाँ ये वाली 1/3 इमर्जन, बाउंड्री के साथ कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये कि इफ दिस इज कंटेनर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई लिक्विड जो है इसके अंदर मौजूद है और आपने एक्सीडेंटली थर्मोमीटर को जो है वो कंटेनर के बेस से कांटेक्ट में आने दिया या बाउंड्री वॉल से कांटेक्ट में आने दिया। क्योंकि अगर आप हीटिंग कर रहे हो ना तो समझ लो आपका एक्सपेरिमेंट खराब हो जाए। क्योंकि जब आप हीटिंग करते हो ना तो हीट करने की सूरत में होता ही है, जो बाउंड्रीज होती हैं, जो वॉल्स होती हैं कंटेनर की, वो ज्यादा गर्म होती है। तो अगर आपका थर्मोमीटर जो है वो वॉल से कांटेक्ट में आया हुआ है तो एक्चुअली थोड़ा हायर टेम्परेचर नोट करने का काम कर रहा हो, जो कि आपके पास एक्सपेरिमेंट में गलती की गुंजाइश बन सकती है। It is suggested that you do not perform the experiment with the thermometer coming in contact with the walls of the container. सही, आपके सजेशन ये कि कांटेक्ट के साथ एक्सपेरिमेंट मत करना, मेक श्योर इट्स विदाउट कांटेक्ट। तो एक चीज हो गई, should not touch the walls of the container. Then avoid parallax errors. You will be provided with your analog thermometers. तो लाइन ऑफ साइट रीडिंग के परपेंडिकुलर होनी चाहिए ये चीज। इसके अलावा एक बात और है, if you're trying to note the temperature of a liquid, don't forget to stir it. सही, उसको स्टर करो। स्टरिंग से होता ये है कि जो टेम्परेचर है, जो वार्म लिक्विड्स होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पूरी बॉडी के। वरना अमूमन ये होता है कि ऊपर की तरफ वार्मर लिक्विड होता है, नीचे ठंडा लिक्विड, क्योंकि लेस डेंस हो जाता है ना आपका लिक्विड हीट अप होने की वजह से, और लेस डेंस होने की वजह से वो राइज करके ऊपर आ जाता है। नीचे कंटेनर के मौजूद वो लिक्विड हो जाता है कंपैरेटिवली ठंडा होता है, वो वार्मर होता है, तो आपके रीडिंग्स में डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए एक ऑप्शन ये है कि भाई स्टर द लिक्विड बिफोर taking measurement. So you stir the liquid before you take out the measurement. So these are few things that you need to actually mention. ठीक है, 1/3 immersion ताकि बल्ब properly liquid के अंदर मौजूद हुआ हो। No contact of the thermometer with the walls, क्योंकि walls are comparatively warmer than the liquid. Directly flame से wall या expose हुई भी होती है, इसलिए walls are comparatively warmer. And third, avoid parallax error. कि भाई make sure your line of sight is perpendicular to the reading. And fourth, if you're working with a liquid, don't forget to stir the liquid first. Stir करने के बाद अब आप measurement करने का काम, सही, जब एक दफा stirring हो जाए उसके बाद measurement हो जाए, ताकि heat जो है पूरा warm liquid जो है पूरे container के अंदर evenly distribute हो सके। अच्छा, फिर एक बात आती है selection of a thermometer. How am I going to select which thermometer is going to be the best one for me? See, how am I going to select which thermometer is going to be the best one for me? अब देखो thermometer की selection में what I have is number one, the range, the sensitivity and the responsiveness. ये तीन बातें, range, sensitivity and responsiveness. अब मैं आपको थोड़ा छोटा इन सब चीजों का एक आइडिया दे देता हूं। The range is minimum to maximum value. क्या आपका थर्मोमीटर मिनिमम से मैक्सिमम कितना टेम्परेचर नोट कर सकता है? That is basically the range. फिर sensitivity. Sensitivity क्या होती है? How small of a temperature can be measured.
आप कितना छोटा टेम्परेचर मेजर कर सकते, मतलब 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सेंसिटिविटी वाली बात। आप जितना आगे की तरफ बढ़ेंगे यहां पे आपके पास सेंसिटिविटी इंक्रीज हो। Means you can even measure very small changes of temperatures over there. And then we have the responsiveness. Examiner is not going to ask you कि सर ये change कैसे करेंगे आप. This is something he's going to ask in theory. Practical में वो ये नहीं चीजें पूछे. Responsiveness हाँ ये है कि भाई time. Responsiveness का मामला है time. How quickly can a thermometer respond to a change of temperatures? कितनी जल्दी टेम्परेचर का चेंज आपके थर्मोमीटर से आपको मिल सकता है, दैट इज बेस्ड ऑन रिस्पॉन्सिवनेस। हमें रिस्पॉन्सिव थर्मोमीटर्स उस वक्त जरूरी चाहिए होते हैं जब टेम्परेचर बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करे, ताकि हमारा थर्मोमीटर जरा सा टेम्परेचर चेंज हो फौरन हमें रीडिंग दे सके। या ऐसे केसेस जिसमें वी नीड टू बी वेरी मच अलर्ट, अ वेरी स्मॉल चेंज ऑफ टेम्परेचर कैन ऑल्सो कॉज अ वेरी बिग इफेक्ट ऑन द एंटायर प्रोसेस। कि भाई 1 डिग्री का टेम्परेचर चेंज भी अगर आ गया तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो ये थर्मोमीटर नीड्स टू बी रिस्पॉन्सिव कि द मोमेंट द टेम्परेचर चेंजेस आपको पता चल जाना चाहिए। अब बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चंस ऑफ थर्मोमीटर, मैं चाहूंगा कि आप लोगों के क्वेश्चंस यहाँ पे जो है वो कंसीडर कर लूं, उसके बाद फिर हम आगे। भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए क्या यूज करना होता है? आई थिंक इसका जवाब हो गया था। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और मास ऑफ लिक्विड डिफरेंस, नॉट एग्जैक्टली, तकरीबन सेम एक जैसी चीज है। वैसे तो वॉल्यूम और मास अलग अलग ही होते हैं, लेकिन आप वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सेम रखने का बोल दो या मास ऑफ लिक्विड सेम रखने का बोल दो, एक ही। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तुम्हारा नाम भी मैक्सी, समझ में नहीं आ रहा कि असल नाम क्या है। सर टाइम थ्रू आउट सेम ही रहता है, कोशिश की जाती है कि सेम रखा जाए, ना रहे तो भी मसला नहीं, क्योंकि फिर चेंज ऑफ मास उसके हिसाब से आ जाए। सर वी कैन नॉट हियर यू, योर माइक इज टर्न्ड ऑफ। माय माइक टर्न्ड ऑफ? मेरे पास तो भाई खुला हुआ है मेरा माइक। हाँ भाई इट्स एक्चुअली ऑन। नाइमा मेरे बच्चे, आई थिंक आपने शायद ज्वाइन विद ऑडियो नहीं किया हुआ, इस वजह से शायद आपको लग रहा है कि मेरा माइक टर्न ऑफ। इसको जवाब लिख के भेज देता हूँ। माय माइक इज ऑन। बाकी भाई हमारे पास शायद एक स्टूडेंट है, उनकी आज बर्थडे है। कहाँ गया मैसेज, कहाँ गया भाई? अच्छा नसीर साहब की बर्थडे माशाल्लाह से। नसीर साहब मुबारक हो, आप बड़े हो गए माशाल्लाह से, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। Umar, your birthday wish is actually good. It's not my birthday. It's one of the students' birthday, Nasir. आज उनकी birthday. He's growing every second. आज पूरा 1 साल में बड़े हो गए। अच्छा भाई, ठीक है, इसके अलावा तो खैर आपके पास क्वेश्चंस नहीं है अभी। राफे मेरे बच्चे, मैं अपनी वेबसाइट पे डाल देता हूँ इन नोट्स को, हर दफा जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं सब ड्राइव का जो है वो वेबसाइट पे आ जाता है, वहीं से एक्सेस कर लेना। और बिफोर लाइक discussing anything else, let's move on to the questions. आज का लेसन थोड़ा शॉर्ट भी होगा क्योंकि थर्मल छोटा सा। अच्छा भाई, let's begin with this thing. Figure 4.1 on page 9 shows 4 thermometers used in a science laboratory. State the temperature reading on thermometer A. Thermometer A कहाँ है जरा भाई देख लेते हैं।
ये रहे थर्मोमीटर्स, टेम्परेचर रीडिंग बतानी है थर्मोमीटर ए। अब आप देखो 0, 10, 20, अब मार्किंग देखो ना, 1, 2, 3, 4, 5, इसका मतलब ये 22, 24, 26 वाले डिविजन, तो ये 22 और 24 के मिड में आ रहा है। इट्स एक्चुअली 23 डिग्री सेंटीग्रेड, आप इसको लिख सकते हैं 23 डिग्री सेंटीग्रेड। सही, वो 22 और 24 के बीच में। फिर बोलते हैं 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बॉइलिंग वाटर इज पोर्ड इनटू अ बीकर एज। अच्छा, यहाँ पे कोई हीटिंग वीटिंग नहीं चल रही, इट्स ऑलरेडी बॉइलिंग वाटर, उसको उठा के आपने लिक्विड कंटेनर में पोर कर। द टेम्परेचर इज मेजर्ड एवरी 30 सेकेंड्स फॉर 10 मिनट्स। हर 30 सेकेंड्स में आपने टेम्परेचर नोट किया है फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स। स्टेट एंड एक्सप्लेन which thermometer from figure 4.1 is the most suitable for this experiment. 4 थर्मोमीटर्स तो उनमें से एक चूज करना, याद रखिएगा इट्स बॉइलिंग वाटर, तो इतना तो पता है द टेम्परेचर इज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, से हमें इतना तो पता, तो अ थर्मोमीटर मस्ट बी कैपेबल ऑफ मेजरिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर अच्छी सेंसिटिविटी, रेंज वगैरह, रिस्पॉन्सिवनेस वगैरह होनी चाहिए, लेकिन इतना हो एटलीस्ट कि 100 डिग्री मेजर कर सके। अब यहां पे बी है एक 100 डिग्री वाला और एक ए है। वी हैव टू थर्मोमीटर्स, थर्मोमीटर ए एंड बी, जो 100 डिग्रीज मेजर कर सकते हैं क्योंकि दे ऑल गो टिल 110। लेकिन इन दोनों में व्हाट आई वुड प्रेफर इज थर्मोमीटर बी। इसकी वजह है, the reason I'm going to prefer thermometer B is because of one basic reason. This one's actually more sensitive. This thermometer B, can measure temperatures down to 1 degree centigrade. तो अगर 100 से 101 होता है या 100 से 99 होता है, तो you're actually able to measure temperature more accurately. But if you're working with thermometer A में 2 की markings. There are divisions of 2 degrees centigrade, not 1 degree centigrade. So the problem with this thermometer is that you cannot be very much precise in giving your answer. तो आपको वो जजमेंट करनी पड़ेगी कि यार आई थिंक इट्स 22.5 और 23, ऐसी बातें करो। यहाँ पे you'll be having a lot of share. तो हम 2 बातों से बोलेंगे भाई थर्मोमीटर बी, बाकी तो रिजेक्ट इसलिए कर दिए क्योंकि उनके पास तो 100 डिग्री मेजर करने की रेंज भी। तो मैं स्टेट कर देता हूं पहले कि भाई I'm gonna use thermometer B. There are 2 reasons for that. Number 1, B has a range till 110 degrees centigrade. So temperature of boiling water can be measured. Number 1. Secondly, why I'm using this? So it's a 3-mark question. तो वरना तो A भी यूज कर सकते थे ना, अब बोल सकते हो B is more sensitive. Hence, smaller changes in temperatures can be measured. ठीक है, आप छोटे टेम्परेचर चेंजेस को भी मेजर कर सकते। Describe how the thermometer is used in this experiment to obtain accurate readings. Again, accuracy बढ़ाना चाहते कि मैं thermometer यूज कर रहा हूँ, how can I make sure that my readings are actually accurate? But if you want your answers to be very much accurate, you have a few ways of doing it. See, number 1, pointers मत लिखना, मैं लिख रहा हूँ अभी खाली। I can go about saying कि भाई stir the liquid, before taking temperature, or avoid parallax error. सही, पैरालैक्स एरर को अवॉइड करने की कोशिश करें। ये भी आप सजेशन में बोल सकते हो। 1/3 इमर्शन वाली बात लिख सकते हो।
1/3 thermometer in liquid. And then the part C. Part C goes by saying कि भाई thermometer D in figure 4.1 thermometer D in figure 4.1 is used to measure the temperature of a person. Figure 4.3 shows a modern forehead thermometer. It is a thin, flexible plastic strip that is placed on the forehead. The color of the numbers change to show the temperatures. ये वाले thermometers, I don't know whether आप लोगों ने देखे ना देखे हो, अभी बीच में common हुए थे. They're very good for measuring temperatures of infants, छोटे बच्चे. क्योंकि mercury glass thermometer में tension एक ही बात की रहती है. It's fragile ना, glass का. तो placing them in the mouth or in their armpits, वो move करते रहते continuously. So it's quite difficult to take the reading more accurately. ये जो strip वाले thermometers होते हैं, actually help you to note temperatures in a more like estimated way, लेकिन quick. कि भाई आप you place the strip on the forehead, reading फौरन आ गई. यहाँ पे बोलते हैं still one advantage of this thermometer when taking the temperature of a young child. So you can go about saying, it's easy to use, not fragile, no toxic liquid used. इस तरह की बातें आप कह सकते हैं कि why it's actually better to go for that. अब बात आती है, figure 4.1 shows a block of aluminum of mass 1 kilograms used to measure the specific heat capacity of aluminum. A heater fits into a hole in the center of the block and a thermometer fits into the second hole. अच्छा, ये पहले थोड़ा सा specific heat capacity पे जा रहा है. मैं पहले जरा specific heat capacity की एक आध जो बातें हैं वो डिस्कस कर लूं, उसके बाद फिर ले आता हूँ. हम बात करते हैं जरा modes of heat transfer. But before going that, there are questions there. ठीक है बेटा, Shanza, I'll do that. Studying the liquid से accuracy ऐसे आएगी, तुम्हारा टेम्परेचर कह लो कि पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना बेटा. जब पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो तुम एक्चुअल एवरेज टेम्परेचर नोट करोगे, वरना तो लोकलाइज टेम्परेचर मिल रहा होगा, जो गलत होता है. अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर. व्हाट डू आई मीन बाय मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये तीन तरीके हैं जो आप हीट ट्रांसफर के पढ़ते हो कि हाउ हीट ट्रेवल्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर या हाउ हीट ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी. तो देखें कंडक्शन में क्या सिलसिला होता है. कंडक्शन के दौरान व्हाट हैपेंस इज दैट मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद अदर मॉलिक्यूल्स एंड दे ट्रांसफर देयर एनर्जी इन लाइक इन अ चेन. एक से अगले मॉलिक्यूल में, उससे अगले मॉलिक्यूल में, उससे अगले मॉलिक्यूल में, इस तरह चेन की फॉर्म में एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती हुई जा रही है. लेकिन हमारे पास एक दो एक्सपेरिमेंट्स हैं ऐसे जो इस बात को चेक करने में हमें हेल्प करते हैं कि वेदर द कंडक्शन इज गोइंग ऑन प्रॉपर्ली और नॉट. सही, तो मैं जरा उन एक्सपेरिमेंट्स की बात कर लूं आप लोगों से. इफ आई हैव यस, ये क्वेश्चन उन एक्सपेरिमेंट्स में बहुत हेल्प करता है. मैं इस क्वेश्चन को करवाते ही आपको समझाता हूं कि भाई ये काम कैसे चले. Well, the student compares the conduction of heat through different metals. Figure 3.1 shows the apparatus that is used. You have a metal box which is filled with hot water और उस पे 4 different metal rods को attach कर दिए. आपके पास इन metal rods के ends पे एक P को सही वैक्स की मदद से रॉड से अटैच कर दिया. तो अगर वैक्स मेल्ट होती है तो ये गिरेंगे. Well, there are 4 rods of different metals. Each have one end fixed through a cork into the metal box.
and the metal box contains hot water. Each rod has a P attached to it by wax. Heat from the hot water is conducted to the end of each rod. Describe what happens to the wax and to the P on one of the rods. See what is going to happen as heat is conducted. अब बोलेगा भाई wax melts due to heating. And P drops. सही वैक्स मेल्ट होगी और P ड्रॉप कर जाएगी. ये बेसिक्स एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं यहाँ. Say two factors that should be the same for all the rods in the experiment. दो कोई भी से भी दो फैक्टर्स. मैं बहुत सारे फैक्टर्स लिखवाता हूँ. नंबर 1 जो आपके पास एक्सपेरिमेंट में सेम होने चाहिए. You have to make sure that the cross-sectional area of each rod is same. Thick or thin rods नहीं होनी चाहिए. The cross-sectional area of each rod. इसके अलावा the length of rod जो आप यूज कर रहे हो, इसके अलावा portion of rod in hot water. ऐसा नहीं कि एक रॉड आपने ज्यादा इंसर्ट की हुई हॉट वाटर के अंदर, एक रॉड कम, ये गड़बड़ हो जाएगी. You can even quote about the amount of wax जो आप रॉड्स पे अटैच कर रहे थे पी कनेक्ट करने के लिए. तो अमाउंट ऑफ वैक्स इज इंपॉर्टेंट. यू कैन इवन से द वेट ऑफ द पी. से जो बॉल आपने जो भी अटैच किया है दे मस्ट बी द सेम. इसके अलावा चीजें आप सेम रख नहीं सकते क्योंकि मेटल ही अलग है. तो यू कैन नॉट से कि सर मेल्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, यू कैन नॉट से सर मास सेम होना चाहिए. सही, वो इसलिए सेम नहीं हो सकता भाई क्योंकि रॉड्स ही अलग अलग मेटल्स की अलग अलग मासेस होंगे, अलग अलग डेंसिटीज होंगी, अलग अलग वॉल्यूम्स तो खैर नहीं, वॉल्यूम सेम होगा. सही, तो वो वेरिएशन आपको दिखेगी, लाजमी दिखेगी. Still, how the experiment shows which of the metal is the best conductor of heat. एक्सपेरिमेंट से कैसे पता चलेगा कौन सा मेटल बेस्ट कंडक्टर. तो भाई जिस पे से P सबसे पहले गिर जाए सच कंडक्टर. तो आप लिख सकते हो भाई द रॉड फ्रॉम विच P drops first is the best conductor. क्योंकि हीट सबसे तेजी से उसी में से ट्रैवल हुई होगी, सबसे पहले वैक्स उसी की मेल्ट हुई होगी. अब वो बोलते हैं the student is asked to suggest an improvement to the experiment. He suggests placing several P's along each rod as shown. उसने बोला भाई एक रॉड पे आप एक बीड एड में ना लगाओ, मल्टीपल बीड्स. Explain how this gives a better comparison for the conduction of heat. ये ज्यादा अच्छा कंपैरिजन कैसे दें. तो आप कह सकते हो the way, yani how quick the P's drop through the rod actually tells you how quick the heat travels. क्योंकि जब हीट आगे ट्रेवल करती भी जाएगी तो वैक्स मेल्ट होती जाएगी और P ड्रॉप करता रहेगा. So the quicker the P drops, जिस रेट पे आपकी ये P ड्रॉप हो रही होगी उस रेट से आपको पता चल रहा होगा कि हीट कंडक्शन कितने फास्ट. आप यहाँ पे कह सकते हैं the quicker the P's drop from the rod, reflects the speed at which he travels. Through the rod. So it reflects upon the rate at which heat is actually traveling through. Location of the P can also be kept constant. ये P1, P2 दोनों में आ सकते. तो थोड़ा सा एक कंडक्शन वाला मामला भी हमारे पास आ गया.
इसी तरह ये भी देखें, a laboratory thermometer is used to measure the temperature of oil in a test tube. Thermometer is initially at room temperature. Say the temperature shown by the thermometer. तो अगर टेम्परेचर देखना है, it's clear, it's 22. ठीक है, अब इसे 22 लिख सकते हैं. फिर कहता है the test tube of oil is heated in a bath of very hot water for 15 minutes as shown in figure 3.2. Explain why the level of oil in the test tube should be below the level of water in the water bath. Oil का level water के level से नीचे क्यों होना चाहिए? बहुत simple से reason, so that all of the oil in the test tube can gain heat. अगर वो level ऊपर होगा, इसका मतलब जितना पानी ने surround किया है, oil तो heat up हो रहा है. जो water level से ऊपर का liquid होगा, उसको लाज़मी बात है directly water से heat नहीं मिलेगी. आप ये कह सकते हो कि भाई so that all of the oil in the tube can be heated by water directly. फिर बात आती है, a student removes the test tube from the water. He then places the thermometer in the oil. Describe how the reading of the thermometer changes over the next few minutes. Temperature reading कैसे change हो? अब देखिए, जैसे ही आपने ऑयल को वाटर बाथ से निकाला, ऑयल ठंडा होना शुरू, और ठंडा होते 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 वो उस टेम्परेचर पे आ जाएगा जो रूम टेम्परेचर से नीचे नहीं जा सकता. आप यहाँ पे बात समझाएंगे कि भाई ऑयल cools, so temperature decreases gradually until it is equal to room temperature. सही, टेम्परेचर उस वक्त तक कम होगा जब तक उसका टेम्परेचर यानी लिक्विड का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाता. Describe how the student reads the thermometer accurately. स्टूडेंट थर्मोमीटर कैसे एक्यूरेटली रीड करेगा भाई? पैरेलैक्स एरर वाली बात कह दो कि भाई कीप द लाइन ऑफ साइट perpendicular to the reading on the thermometer. Say line of sight को perpendicular रखिए रीडिंग के on the thermometer. तो उसने ग्राफ दे दिया कि भाई a second student repeats the experiment in B using a temperature sensor instead of a thermometer. The temperature sensor is connected to a data logger. The data logger records the temperature every 0.1 seconds for 20 minutes. On axis, sketch a shape of the graph produced by the data logger. अगर आप थर्मोमीटर जो है उसकी जगह टेम्परेचर सेंसर, तो भाई क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू होगा हायर वैल्यूज. और उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा. ऐसा बनेगा ग्राफ. और जहां कांस्टेंट होगा वो टेम्परेचर असल में आपका रूम टेम्परेचर. यहां से स्टार्ट होगा और एंड आके वो रूम टेम्परेचर पर रुक जाए. आपने ये नहीं करना कि आप ग्राफ को बिल्कुल यहां तक लेके जाओ, सही, और ना ही इसको स्ट्रेट लाइन बनाना है. कर्व है. ये कर्व इसलिए बच्चे क्योंकि जैसे जैसे लिक्विड ठंडा होता है ना, उसका हीट लूज करने का जो रेट है वो भी कम होता है. जब लिक्विड वार्म होता है तो वो हीट, yes my net went down for a minute, इस वजह से my voice would have been lagging.
अच्छा भाई, सो हम बात इस चीज पे कर रहे थे कि भाई द ग्राफ इज सपोज टू बी अ कर्व ऑफ डिक्रीजिंग ग्रेडियंट एंड इट शुड एंड व्हेन इट्स एट रूम टेम्परेचर. इसी तरह से ये क्वेश्चन था जो कहता है भाई स्टूडेंट प्लॉट्स अ हीटिंग कर्व फॉर वाटर. Student places an electrical heater in a beaker of water at room temperature. Student measures the temperature of water every minute for 30 minutes. अगले 30 मिनट तक वो टेम्परेचर नोट करता है. Student suggests using a second hand of a clock to measure the time. Another student suggests using a stopwatch. Suggest and explain which timer is more suitable. By clock use करेंगे, you have to perform an experiment for like 30 minutes. तो हम सजेशन देंगे भाई क्लॉक टू बी यूज्ड as time duration for experiment is long. सही लंबे वक्त तक आपका एक्सपेरिमेंट. फिर बोलते हैं the student draws a table to record the results. On the figure, complete the headings in the table. अब headings डलवा रहा है. हेडिंग्स में क्वांटिटी के साथ साथ यूनिट जरूर लिखिएगा. तो उसे क्या ग्राफ प्लॉट करना है भाई? उसे टेम्परेचर की नोटिंग करनी है टाइम के साथ. तो टेम्परेचर देखना चाह रहा है फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स. तो टेम्परेचर नोट कर रहा है टाइम के साथ. तो आप ये कह सकते हैं पहला कॉलम टेम्परेचर का विद डिग्री सेंटीग्रेड, अगला कॉलम टाइम का, इसको आप मिनट्स में लिख दो या आप इसको सेकंड्स में लिख दो. दोनों ठीक है क्योंकि टाइम मिनट्स में भी मेजर हो सकता है, टाइम सेकंड्स में भी हो सकता है. हमने वैसे भी वॉल क्लॉक यूज की है, उसका जो मिनट वाला आर्म है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लाजिम बात है कि भाई आप इसको यूज करोगे. You can go for like times in seconds and times in minute, दोनों आपके लिए equally valid. Again graph वही है. Student starts with water at room temperature, notices that the temperature increases for 20 minutes and then stays steady at 60. Temperature 20 मिनट तक बढ़ता है, उसके बाद constant हो जाए. भाई वो बोल रहे हैं आप ग्राफ प्लॉट कीजिए. अब आप क्या करोगे भाई? You'll start from a room temperature और उसके बाद ग्राफ को हॉरिजॉन्टल कर. टेम्परेचर रोज एंड देन इट बिकेम कांस्टेंट. कहां से स्टार्ट लिया हमने स्टार्ट लिया रूम टेम्परेचर और उसके बाद टेम्परेचर को कांस्टेंट. एक्सप्लेन व्हाई द टेम्परेचर ऑफ वाटर डज नॉट राइज अबव 60. 60 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर राइज क्यों नहीं हुआ? इसके 2-3 रीजन हो सकते. एक रीजन तो ये है heat lost to the surrounding is very large, इसलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ पा रहा. मतलब 60 डिग्री पे आके सराउंडिंग में हीट इतनी लूज हो रही है कि अब जो हीटर से हीट निकल रही है वो टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं पा रही. मतलब हीटर से हीट लिक्विड को मिलती, लिक्विड वो हीट सराउंडिंग में लूज कर देता. नतीजा क्या हुआ भाई? टेम्परेचर अपनी जगह वहीं रुक के रह गया. टेम्परेचर तो उस सूरत बढ़ता ना कि लॉस कम होता और हीट ज्यादा मिलती. लेकिन लाजमी सी बात है कि भाई आपने यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया. एक तो ये भाई हीट लॉस टू द सराउंडिंग इज वेरी लार्ज, ये हो सकता है. दूसरा पावर रेटिंग ऑफ द हीट is not enough to raise temperature above 60. या power rating of the heater is not. इतनी सी बात भी कह सकते. इस ग्राफ को भी पूरा कर लेना. ये बात रह गई थी 60 पे आके कांस्टेंट हो गया. तो यहां पे पावर रेटिंग की भी बात कर सकते कि भाई इस वजह से टेम्परेचर 60 डिग्री से ऊपर नहीं जा. तो ये 2 बेसिक से रीजन है जो आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए यूज कर सकते हो कि भाई
we believe this was the reason why this is happening. तो हर वही ग्राफ वाला क्वेश्चन है तो आप लोग कर ही लोगे। एक ये चीज देख ले। अच्छा, उससे पहले मैं जरा आप लोगों के कुछ सवाल आते हैं। डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। प्लेसमेंट ऑफ द वेक्स इज इंपॉर्टेंट। ये तो P2 का क्वेश्चन लग रहा है। 2D पार्ट का ये आंसर नहीं हो सकता कि वी विल मेजर टाइम जब P is falling for each rod gets an average for each rod, lower average faster the conduction. नहीं नसी, you don't need to go for that. उस तरफ जाने की जरूरत भी नहीं, उसके बगैर तुम्हारे पास जनरल आंसर बन सकता है इस चीज का। स्टॉप वॉच नहीं होगा because the readings will be more precise. स्टॉप वॉच यूज कर सकते हो देखो, लेकिन मैंने हमेशा एक बता दी थी ना, यहाँ पे रीजनिंग की बात। अगर कोई बोलता है सर हम स्टॉप वॉच यूज करेंगे बिकॉज स्टॉप वॉच इज मोर एक्यूरेट, लेकिन यू हैव टू नो द टाइम फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट का टाइम इंटरवल, 30 मिनट का इंटरवल है, तो फिर उसके लिए फिर आप क्लॉक का भी यूज कर सकते हैं। रीजनिंग डिपेंड करती, मतलब मैं क्लॉक जस्टिफाई कर रहा हूँ इस वजह से कि भाई इट्स गोना द एक्सपेरिमेंट इज प्रीटी लॉन्ग, सो आई एम यूजिंग अ क्लॉक फॉर दैट। ये बोल सकता है सर आई एम यूजिंग अ स्टॉप वॉच बिकॉज इट्स मोर प्रिसाइज, इट गिव्स मी इवन स्मॉलर वैल्यूज। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि भाई व्हिच एवर टेक्निक यू वांट अडॉप्ट। एक मार्क के लिए 1 पॉइंट हाँ काफी होता है। So will you cover the topic of springs and extension as normal community papers? नहीं मेरे बच्चे, I won't be covering springs and extensions. अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते हैं। Students suggest that the area of water surface will affect the rate of cooling of hot water in a container. So area से rate of cooling पे effect पड़ेगा। Unless you have a hand raised. अगर क्वेश्चन है तो पूछ लो। भाई राइज अबव 60 डिग्री वाली एक छोटी सी कॉमन सी बात है कि भाई 60 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर इसलिए नहीं बढ़ा आपका क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही थी कि या तो 60 डिग्री पे आके वाटर में से हीट लॉस इतना बढ़ गया था कि अब टेम्परेचर राइज करना पॉसिबल नहीं होगा। हीटर हीट तो दे रहा था लेकिन वो हीट सराउंडिंग में लूज हो जाती, इस वजह से टेम्परेचर अपनी जगह पे आके स्टेशनरी होगी। अब इस क्वेश्चन को देखो, लेट्स सी कि इसके क्या जवाब बन सकते। कहते हैं स्टूडेंट सजेस्ट दैट एरिया ऑफ द वाटर सरफेस विल अफेक्ट द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ हॉट वाटर। Plan an experiment to investigate the relationship between surface area and rate of cooling. Experiment plan कीजिए, surface area और rate of cooling. Write a plan for the experiment including apparatus. How will you obtain the range of surface areas? Instructions for carrying out the experiment. Measurements you will take, precautions you will take, and the graph that you will plot. A diagram is not required, but you may draw one if it helps you explain your plan. देखो मैं इस एक्सपेरिमेंट को प्लान थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ तुम लोगों को कि करना क्या। मैंने क्वेश्चन पेपर अभी डिस्कशन के स्टार्ट में भी इस पर बात की। एरिया के हिसाब से अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन इफेक्ट होता है और आप उसका एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, आपने करना है कि आप डिफरेंट साइज या डिफरेंट सरफेस एरिया के जो डिश पैन्स हैं वो लोगे। दिस इज वन ऑफ योर apparatus. You are going to need a stopwatch. You are going to need a mass balance. टेक्निकली एंड अ थर्मोमीटर जस्ट टू चेक के टेम्परेचर तो ज्यादा चेंज नहीं होगा। आपने क्या करना है, डिफरेंट साइज्ड कंटेनर्स में बारी बारी लिक्विड को पोर करना है, सेम टेम्परेचर के लिक्विड।
और उसको एवेपोरेट होने दें। और आपने टाइम नोट करना है, यानी ये पता करना है कि भाई एक सर्टेन टाइम इंटरवल में कितना मास लूज हुआ, जो कि मास बैलेंस से पता चले। तो अगर मैं इसका जवाब फैब्रिकेट करूं तो कुछ ऐसा जा रहा हो। अगर मैं यहाँ एपरेटस की एक लिस्ट बना दूं पहले, तो एपरेटस की लिस्ट में मेरे पास सबसे पहले आएगा मेरे पास डिफरेंट साइज्ड फैंस। मेरे पास आएगा मास बैलेंस, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बोल सकते हो। और मेरे पास सबसे काम की चीज है स्टॉपवॉच। You can even use a thermometer to check if the liquid is at the same temperature every time. अब methodology क्या चल रही? Methodology कुछ ऐसे चलेगी कि भाई place a pan filled with water at temperature T on a mass balance या on electronic balance. Note the initial mass. M1. Start the stopwatch. And determine the final mass M2 after time T. सही, टाइम T के हिसाब से आपने यहाँ पे देख लिया। इसके बाद आगे की तरफ अगर आप जाते हो, आप ये बोल सकते हो एक्सपेरिमेंट के अंदर use the formula weight equals to change in mass upon time to find rate of evaporation for each pan. सही, आपके पास यहां से रेट भी आ जाए। अब आप क्या करोगे, यू गोना रिपीट the same procedure for all the other pans and plot a graph. से अब ग्राफ प्लॉट दो तरीकों से हो सकता है। मैंने जो एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया है, इसमें मैं एरिया के साथ रेट ऑफ इवेपोरेशन प्लॉट कर, सही, मैं एरिया के साथ रेट ऑफ इवेपोरेशन प्लॉट कर। of rate of evaporation against surface area of pan. अब आप बोले सर सरफेस एरिया ऑफ पैन कहां से लाएंगे? आप यहां पे सजेशन में कह सकते हो कि भाई यूज स्क्वायर शेप पैन्स and determine their surface area using length into breadth, which can be measured
using मीटर। तो मेरा ग्राफ कैसा जा सकता है? मेरा ग्राफ कुछ ऐसा हो कि भाई आई कैन हैव rate on the y-axis, area on the x-axis। एरिया बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा, तो ग्राफ ऐसे जाना चाहिए, कुछ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना चाहिए। तो आप ये बोल सकते हो कि भाई as area will increase, so will the rate of evaporation so graph will have a positive gradient। पता है इस एक्सपेरिमेंट को करने का एक और रास्ता, अब इस एक्सपेरिमेंट को करने का एक और रास्ता ये था, वो थोड़ा लंबा रास्ता। रास्ता ये है कि भाई आप हर एरिया के लिए मास और टाइम का ग्राफ बना, 5 मिनट था ना, एक एक मिनट के बाद मास नोट कि हर एक मिनट में कितना मास लूज, और सबके ग्राफ बना, हर एरिया का अलग, हर पैन का अलग, क्योंकि भाई आप लॉस ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल लें। एरिया छोटा होगा उसमें मास कम लूज होगा, एरिया ज्यादा होगा उसमें मास ज्यादा लूज होगा। तो हमने क्या किया, हमने लॉस ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाला, और ये चीज हमने हर एरिया के लिए अलग अलग। अब यहां पे ये बातें जब ये करोगे, ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आप बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें कोई मुज़ायका नहीं। प्रिकॉशन जहां तक बात थी, जो बात उसने बोली थी लिखने को, हमने एपरेटस बता दिया, रेंज ऑफ एरियाज कहाँ से आएंगे, इंस्ट्रक्शंस हो गई, मेजरमेंट्स हो गई, इसके अंदर प्रिकॉशंस हैं, और ग्राफ के ऊपर भी बात होगी। अच्छा, यू शुड स्केच द एक्सिस, स्केच करना है तो भैया एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर कर देते, रेट किलोग्राम पर सेकंड में हो जाएगा, क्योंकि मास अपॉन टाइम। Precautions that you will take to ensure that the results are as reliable as possible। Precautions के अंदर आप ये बात कह सकते हो कि भाई सेम टेम्परेचर रखिए ऑफ वाटर, एब्सेंस ऑफ विंड रखिए, भाई विंड का इफेक्ट ना आ रहा हो। ये वो चीजें जिसका आपने ध्यान रखा, अदरवाइज योर एक्चुअल रिजल्ट्स विल गो डिविएट, आपके रिजल्ट जो है वो डिविएट हो जाए। किलोग्राम पर सेकंड, बेटा रेट प्लॉट किया ना, किलोग्राम्स पर यूनिट टाइम। वॉल्यूम ऑफ वाटर से टेंशन नहीं होगी अली, सरफेस एरिया मैटर करता है, वॉल्यूम मैटर नहीं करता इस चीज के। तो कुछ ऐसे सवाल भी आपको मिल सकते हैं। अनस, मिशाल, बेटा आप लोग क्वेश्चन पोस्ट कर दो, होस्ट पे मैसेज भेज दो मुझे, को होस्ट पे ना भेजो, ताकि मैं आपके सवाल यहाँ पे पढ़ सकूं। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे आ सकते। ये 7 मार्क का सवाल था। एक आखिर ये सवाल भी ट्राई कर लेते हैं। स्टिर करने के लिए आप स्टिरर यूज कर सकते, सजेशन में आप लिख सकते हैं। बोलते हैं figure 4.1 shows a block of aluminium of mass 1 kilogram used to measure the specific heat capacity of aluminium. A heater fits into a hole in the center of the block and a thermometer fits into a second hole. Figure 4.2 is the circuit containing the heater. When the switch is closed, the meters show steady readings of 11.6 and 4.7. Figure 4.2 shows the scales of 2 meters. Voltmeter और ammeter की आपके पास रीडिंग्स आ रही, शो करना 11.6 और 4.7, हम शो कर देते हैं।
11.6 ऐसा है, ये 11.6 और 4.7 का करंट था, ये 4.7। अब वो आपसे कहते हैं कि when the heater is switched on, the block warms up and some heat is lost to the surrounding। जब हीटर स्विच ऑन किया गया तो ब्लॉक वार्म अप हुआ और थोड़ी सी हीट सराउंडिंग को लूज। स्टे टू वेज ऑफ रिड्यूसिंग दिस हीट लॉस। हीट लॉस कम करने के रास्ते की, देखो हीट लॉस कम करने के एक रास्ता है कवर द ब्लॉक यूजिंग एन इंसुलेटर, और दूसरा रास्ता ये है टेम्परेचर कम रखो। परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट एट लो टेम्परेचर। ये दो चीजें हैं जो आप यहां पे कर सकते। अच्छा ये एक था क्या, ये वैसे एल्यूमिनियम ब्लॉक था ना, तो उस पर तो लिड लग नहीं सकती, तो आप लो टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट करो और उसको इंसुलेटर से कवर करो। फिर कहते हैं द थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर्स ऑफ द ब्लॉक। Initial temperature of the block is taken before the heater is switched on. Explain why the final temperature of the block is taken a short time after the heater is switched off. थोड़ी देर बाद क्यों टेम्परेचर रीडिंग ली? देखो इसका इसका जो रीजन है मैं समझा। Actually it takes certain amount of time for the temperature to get steady. थोड़ी देर लगती है टेम्परेचर को स्टडी होने। आप ही कह सकते हो कि let the temperature reading of the thermometer get steady। क्योंकि अभी वो हीट अप हो रहा होता है ना, तो हीट आहिस्ता आहिस्ता थर्मोमीटर को जा रही होती है, टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, तो उसके बाद फिर जाके आपके पास जो है वो टेक्स अ बिट ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम ताकि वो आपके पास वहां स्टडी। फिर बोलते थे हीटर इज स्विच्ड ऑन फॉर 4 मिनट्स एंड द टेम्परेचर राइज टू द ब्लॉक ऑफ द ब्लॉक इज 15 डिग्रीज। Suggest a reason why the heater is not switched on for a very much longer time। देखो अगर हीटर ज्यादा देर तक ऑन रखोगे ना तो दो रीजन होंगे। वायर की इंसुलेशन मेल्ट हो सकती है क्योंकि वो कांटेक्ट में आ सकता है ब्लॉक। ब्लॉक इतना हीट अप हो सकता है कि तुम्हारे लिए उसे हैंडल करना मुश्किल बन जाए। अगर उसको प्लेस करना है, कहीं से हटाना है, तो वो वाले मसले आ सकते। आप ही सजेशन दे सकते हो हाई टेम्परेचर might cause insulations to melt, या very hot metal block will be difficult to handle। आप ये बात कैसे, तो ये कुछ सजेशंस है जो आप दे सकते। अब मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूं। फातिमा मेरे बच्चे, मेरे व्हाट्स गूगल ड्राइव का लिंक मैं तुम्हारे पास यहाँ शेयर कर, बेचैन सबक।
मैंने अपने वेबसाइट के ऊपर वैसे ही तमाम लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहां जाके इन तमाम लेक्चर्स को देख सकते हैं। मैं क्वाली वाले ग्रुप में भी जो मेरा पोस्ट था उसके थ्रेड के अंदर वो चीज़ इंक्लूड कर दूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि भाई आप ये तमाम लेक्चर्स कैसे मैंने समझे। देखो, रेडिएशन जितना हायर टेम्परेचर होता है उतनी फास्ट। दूसरे टॉपिक्स की चलो कोशिश करना कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, वो प्रॉब्लम मैं देखवा देता हूँ। मैं अभी लेक्चर का ड्राइव मैंने आपको दे दिया, इसी को आप यूज करें। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये आपका बेसिक थर्मस था। इसके जनरली सवाल ऐसे ही आते हैं, इंशाल्लाह बाकी सवाल आप कर सकते हो। मैंने अभी बताया है राफे कि लोअर टेम्परेचर्स पे रेडिएशन के थ्रू हीट लॉस कम होती है। जितना हाई टेम्परेचर होगा उतना फास्ट हीट लॉस होती है, जितना कम टेम्परेचर होगा रेडिएशन उतनी कम होती है, हीट लॉस भी कम हो जाता है। और अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया वो बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से ही रिलेटेड था, तो उसमें भी एक्सपेरिमेंट की डिजाइनिंग वगैरह वाली जो चीजें हैं वो यहाँ पे असेस हो जाती है। जनरली ये वो बातें हैं जो आपके पास मोर और लेस आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड एग्जामिनर पूछता है। बहुत ज्यादा अगर गया तो कुछ चीजें ऐसी जो थ्योरी के अंदर पढ़ के भी तुम लोग अपने पास मुकम्मल कर सकते। तो ये कुछ चीजें मैंने इसके अंदर इंक्लूड भी की हुई है, जैसे एक्सपेरिमेंटल पूरा सेटअप था, तो इसको एक नजर देख लेना एक्यूरेसी वगैरह इंप्रूव करने के लिहाज से। लेकिन ये हमारा मेजर कंटेंट जो है इसका वो थ्योरी बेस्ड होता है बजाय एटीपी बेस्ड। तो मैंने इसको इतना मजीद डिटेल में डिस्कस नहीं किया। हाँ, क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया ताकि तुम लोग को अंदाजा हो जाए एग्जामिनर पूछेगा कैसे सवाल और एक्यूरेसी इंप्रूव करने के तुम्हारे पास रास्ते क्या क्या। तो वील कीप द लेसन टिल हियर और दैट्स इट फॉर टुडे। ये छोटा टॉपिक था इसलिए आज मैं लेसन भी जल्दी एंड कर रहा हूँ। अब यह है कि कोई क्वेश्चंस वगैरह हो कभी तो यू गाइस कैन हैव माय व्हाट्सएप नंबर। मेरे फेसबुक पेज से आप मेरे वेबसाइट से मेरा व्हाट्सएप नंबर एक्सेस कर सकते हो। ड्रॉप मी अ मैसेज, आई माइट रिप्लाई अ बिट लेट, सही है, लेकिन आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट एज मच एज पॉसिबल। इतना हो सकेगा इंशाल्लाह मैं जवाब आते। ठीक है गाइस, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।